नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियोस में हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शंस को लेके। काफ़ी चर्चा का विषय ये टॉपिक्स है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है या फिर आप जनरल जो नॉलेज है उसके हिसाब से भी इसको पढ़ सकते हैं। तो आज की इस वीडियोस में हम यही चर्चा करेंगे कि सरकार के सामने किन चुनौतियों का यहाँ पे सामना सरकार को करना पड़ेगा और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है कि यहाँ पे भारत में वन नेशन वन इलेक्शंस के लिए जो कवायद शुरू की गई है। हाल ही में काफ़ी चर्चा का विषय रहा है इसकी चुनौतियों को लेके, उसके फ़ायदे को लेके, साथ ही उसके कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उसको लेके, इसके इतिहास को लेके, साथ ही हमारे पास में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से बन सकते हैं उसको लेके समझ जानकारी इस वीडियो में आपको सामने मैं करने वाला हूँ। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले एक देश एक चुनाव को लेके, अनुच्छेद 356 को लेके, साथ ही इसमें अनुच्छेद 83, 84 और 172 और 174 अनुच्छेद भी इसमें कंप्लीट हम करेंगे। साथ ही अपन आदर्श आचार संहिता है उसको लेके भी अपन बात करेंगे, विधि आयोग को लेके, संवाद को लेके, साथ ही हमारे पास में ईवीएम वीवीपीटीए जो मशीन्स हैं उसको लेके, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को लेके, दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव को लेके समझ जानकारी इस टॉपिक्स को लेके हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, विधि आयोग को ये जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे तैयार करने का जिम्मा कानून मंत्रालय के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया था। हाल ही में यहाँ पे विधि आयोग है उसके द्वारा ये रिपोर्ट कंप्लीट कर ली गई है, जो कि यहाँ पे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटीज का गठन किया गया था और इनको एक कार्यभार दिया गया था कि किस प्रकार से वन नेशन वन इलेक्शंस को लागू किया जाए, इसके क्या यहाँ पे एस्पेक्ट्स रहेंगे, इसमें चुनौतियाँ हैं, उनके लिए हमारे पास में क्या यहाँ पे जो हैंडल करने के तरीके रहेंगे और किस प्रकार से इसको हम लागू यहाँ पे केंद्र के को यहाँ पे राज्य स्तर पे यहाँ पे, साथ ही हम बात करें कि राज्य के ट्यूनिंग बनाते हुए इसको लागू किया जा सकता है। तो समझ जानकारी जो है इसमें यहाँ पे इस वीडियोस में वन बाई वन आपके सामने रखूँगा। दोस्तों, आपको बता दूँ ये जो है परिसीमन के बाद में 2029, ध्यान रहे ये 2019 ना हो गया, 2029 से बाई मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे एक चुनाव एक देश यहाँ पे संभव हो सकेगा। साथ ही कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल इसके अंदर 1 साल घटाना भी पड़ सकता है या फिर बढ़ाना भी पड़ सकता है या फिर उससे विधानसभा को जो है भंग भी करना पड़ सकता है वन इलेक्शन वन नेशंस को लेके। साथ ही हम बात करें कि आयोग 2026 में परिसीमन का काम पूरा कर लेगा और उसके अकॉर्डिंग जो सुझाव होंगे वो यहाँ पे केंद्र सरकार के पटल पर रखेगा, संसद के सामने रखेगा। परिसीमन में लोकसभा विधानसभाओं की सीटों का चयन सही तरीके से यहाँ पे हो सकेगा, उसके आधार पे ही यहाँ पे जो निर्णय है वो वन नेशन वन इलेक्शंस का लिया जा सकता है। साथ ही हम बात करें कि अनुच्छेद 368(2) के तहत हम किसी भी संविधान के संशोधन जो अनुच्छेद हैं उसमें अपन संशोधन कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे केंद्र और राज्य का जो कॉपरेशन है वो यहाँ पे आवश्यक नहीं है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साथ चुनाव के लिए संविधान और सेशन की नियमावली में बदलाव करने की प्रक्रिया लगभग इसमें 4 से 6 महीने लग सकते हैं, जो कि यहाँ पे पार्लियामेंट की जो नियमावली है उसके अंदर किस प्रकार से चेंजेस होंगे, कैसे संशोधन को चेंज किया जाएगा और कैसे उसको पारित किया जाएगा, ये समस्त जो इसमें कार्यकाल है वो लगभग 4 से 6 महीने यहाँ पे लग सकते हैं। हालांकि 2029 में ये जो है क्रियान्वित पूरी तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर अधीन जो है वो कर दिया जाएगा। उसके बाद निर्वाचन आयोग जैसे ये मान चुका है कि चुनाव साथ करने के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाना 5 वर्षों में यहाँ पे और वेयर हाउस का सेटअप करना, ये सभी पर्याप्त जो संसाधन है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिए गए हैं, जो कि जो वेयर हाउस हैं जहाँ पे पीपीटी जो ईवीएम मशीन्स रखी जाएगी, साथ ही यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, वहाँ की जो नेटवर्किंग है, साथ ही यहाँ पे अनेक प्रकार के जो वहाँ के ठहराव के जो मुद्दे हैं वो यहाँ पे कंप्लीट इलेक्शन कमीशन के द्वारा किए हैं। साथ ही यहाँ पे एक चुनाव के लिए संविधान के संशोधन को लेकर हम बात करें तो ये लगभग यहाँ पे अनुच्छेद 83, 85, अनुच्छेद 72, 172, 174 में बदलाव करने होंगे। इस प्रकार से बदलाव करने के बाद में ही यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शंस लागू हो सकता है। साथ ही यहाँ पे 356 को भी यहाँ पे एक बार बदलना यहाँ पे केंद्र सरकार को पड़ेगा। अगर हम बात करें अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 172 और अनुच्छेद 174 और अनुच्छेद 356 क्या है, तो थोड़ी सरसरी निगाह से मैं आपको बता देता हूं। अगर हम बात करें भारतीय संविधान की तो जिसमें भाग 5 के अंदर अनुच्छेद 83 जो है सेशन के सदनों की अवधि को लेकर यहाँ पे किया गया है, जिसमें राज्यसभा का सदन जो है जो राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, किंतु उसके अध्यक्षों में से यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य जो हैं वो यहाँ पे सदन द्वारा विधि द्वारा यहाँ पे नामित
किए जा सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो अनुच्छेद है इसके संबंधित है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 85 जो है संसद के सत्र, क्षेत्रावसान और विघटन ये तीनों यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि राष्ट्रपति की सहमति से किए जाएंगे। अनुच्छेद 172 की हम बात करें तो 172 में आप देख सकते हैं 5 वर्ष के कार्यकाल के साथ यहाँ पे सदन की सदस्यता का प्रावधान इसमें रखा गया है। साथ ही यहाँ पे 174 की हम बात करें विधानसभा का विघटन को लेकर यहाँ पे किया गया है, जिसमें 174 अनुच्छेद में दिया गया है। अनुच्छेद 356 की बात करें तो यह अनुच्छेद एक साधन है जो कि केंद्र सरकार को किसी भी नागरिक अशांति जैसे दंगों से निपटने के लिए राज्य सरकार अगर विफल हो जाती है तो उस कंडीशंस में यहाँ पे राष्ट्रपति शासन इन कारणों से लगाया जा सकता है। तो दोस्तों ये 356 था, ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो इस टॉपिक्स में यहाँ पे कवर हो रहे हैं। उसके बाद आयोग ने लोकसभा विधानसभा चुनाव को एक साथ करवाने का निर्णय यहाँ पे सिफारिश जो है यहाँ पे कानून मंत्रालय को भेज दी है। लेकिन यहाँ पे कोविड समिति के जो दायरे हैं उसमें स्थानीय निकाय चुनाव भी इसमें शामिल है, लेकिन ये इसका जो कार्यभार है वो राज्यों को ऊपर सौंप दिया गया है। राज्य चाहें तो अपने लेवल पे जो हैं इसमें शामिल हो सकते हैं या फिर वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इलेक्शन करवा सकते हैं। ध्यान रहे स्थानीय एसोसिएशन की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे इस वन नेशन वन इलेक्शंस में शामिल नहीं किए गए हैं। बाकी जो विधानसभा के इलेक्शंस हैं, लोकसभा के इलेक्शंस हैं, सभी इसमें शामिल होंगे वन नेशन वन इलेक्शंस में। कुछ इतिहास को लेकर अगर हम बात करें तो एक देश एक चुनाव के पीछे केंद्रीय विचार यहाँ पे रहा है, जिसमें लोकसभा चुनाव के साथ साथ सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव का भी एक साथ यहाँ पे सिंक्रोनाइज करके यहाँ पे उनका चुनाव करवाया जाए, ताकि कम आवर्ती कम यहाँ पे खर्चे पे यहाँ पे इसका आयोजन किया जा सकता है। साथ ही 1967 में देश में प्रचलित यहाँ पे ये प्रथा रही है, जिसमें दल बदल, बर्खास्तगी, विघटन इत्यादि कारणों से यहाँ पे जो व्यवस्था है कानून की वो बाधित रही है। साथ ही इस चक्कर पहली बार यहाँ पे 1959 में टूटा, जब केंद्र के तत्कालीन केरल सरकार की बर्खास्त के अनुसार यहाँ पे 356 लागू किया गया। उसके बाद में यहाँ पे एंटी डिफेक्शंस लॉ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे एक सामान्य जानकारी है। इससे पहले एक चुनाव एक नेशन के लिए जो समक्ष इसके समर्थन जो रहे हैं वो 1999 में बीपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में विधि आयोग ने यहाँ पे किया था। अभी हाल ही में अगर देखें तो यहाँ पे रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति हैं भारत के, उसके जो अध्यक्षता में ये कमेटीज़ का गठन विधि कानून के द्वारा किया गया है। दोस्तों सरकार में वन नेशन वन इलेक्शंस को लागू करने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, कुछ इसके इंपॉर्टेंट निष्कर्ष हैं। साथ ही इस तरीकों को अध्ययन करके डेटास को मूल्यांकन करना, अवधारणा को यहाँ पे मतदाताओं तक पहुँचाना, साथ ही यहाँ पे विपक्षी दलों के नेताओं पर स्थानीय दलों से प्रतिक्रिया लेना, इस प्रकार के आप लोग यहाँ पे जो है निष्कर्ष इसमें निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास में आज की डिस्कस थी वन नेशन वन इलेक्शन को लेके, जो कि काफ़ी चर्चा का विषय है, जो कि एडिटोरियल्स के माध्यम से अभी आया था, जो कि आपके आगामी आरएस मुख्य परीक्षा में इस प्रकार के स्टेटमेंट्स, इस प्रकार के जो मेंस के लिए है आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपने क्वेश्चंस में। तो आशा करता हूँ आपको वीडियोस अच्छा लगा हुआ। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।